हमने आपको समानांतर श्रेणी के वो क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके पेपर में पूछे ही जाना है और मोस्ट आईएमपी है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है यह कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन हर 2 से 3 साल के अंदर यह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी बुक के अंदर यह दिया गया है और यह आपकी एनसीईआरटी की 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और इस पैटर्न का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी हमने इससे पहले के लेक्चर में जो क्वेश्चन अटेंड किए थे, जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके अंदर डी एब्सेंट था, ए दिया गया था। बस आपको जो क्वेश्चन है यही इर्द गिर्द ही घूमेंगे। कहीं आपको डी एब्सेंट मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, कहीं आपका डी की वैल्यू दे देंगे, ए की वैल्यू एब्सेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें d = 7 दिया है और 22वां पद का मान दिया गया है 149। तो यहां पर दिया गया है डिफरेंस अंतर सार्वंतर 7 दिया गया है। A22 पदों में जो लास्ट का पद है वह है आपका A22 और इसका मान दिया है 149। ठीक है, अंतिम पद की वैल्यू दी है 149 और उसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए। एक जनरल कॉमन सेंस की बात है। यहां पर एक वर्ड कॉमन सेंस में यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आपकी एपी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमें जो मतलब है वो 22 पदों तक तो है। आपकी सीक्वेंस मान लीजिए कि यहां से स्टार्ट हुई और इधर लंबी चली गई, लेकिन यहां पर हमारा 22वां पद एंड हो जाता है। यहां पर हमारा A22 पद है, तो हमें कुल मिलाकर इतने पदों का योग ज्ञात करना है। इससे आगे की सीक्वेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या है वह 22 ही है, क्योंकि हमें 22 से ही मतलब है। तो हमने जो जो दिया था वह निकालकर यहां पर लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें इसके अंदर हम फार्मूला यूज करते हैं हमारा एन वाला, क्योंकि ए एन के फार्मूला के अंदर इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। यह हमारा फार्मूला होता है और इसके अंदर AN हमें दिया गया है। AN मतलब 22 पदों का लास्ट वाला जो पद है वह दिया है 149। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम 22 निकाल चुके हैं और डी हमें दिया गया है। तो यह फार्मूला अभी हमारे लिए सुटेबल होगा जिससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू रख देते हैं 149 = ए की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस एन की वैल्यू है 22 - 1 और डी की वैल्यू है 7। सॉल्व करते हैं इसे। 149 = A + 22 में से 1 माइनस हुआ तो 21 × 7। तो 149 = A + 21 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 और यह 147 इस तरफ आएगा तो -147 = A और फाइनली A = आ जाएगा 2। अब हमें A की वैल्यू 2 मिल चुकी है। A का मान 2 आ चुका है, इसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। A = 2 आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है हमारे पास n/2 A + L। पहला पद और अंतिम पद यदि दिया गया हो तो हम वह शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पद का मान भी दिया गया है और पहला पद भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम आसानी से उस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो Sn = n/2 A + An या इसे L भी कहते हैं। तो Sn = n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 22।
22 इक्वल टू, ये n का मान है 22/2, a का मान है 2 प्लस l का मान है 149। तो s 22 इक्वल टू 11 गुणित 149 में 2 प्लस किए तो 151। तो s 22 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार 11 से 1, 11 5 55 और 1 56 की 6, हासिल का 5, 11 और 5 16 होते हैं, तो 1661 यह फाइनल हमारा आंसर आ जाता है, जो कि 22 पदों का टोटल है। तो इस सीक्वेंस में हमें 22वें पद का मान दिया था, तो हमने पता करा कि n की वैल्यू 22 है और d की वैल्यू 7 दे रखी थी, और a की वैल्यू हमने इस फार्मूला का यूज़ करके पता कर ली, और फाइनली हमने Sn का फार्मूला लिख लिया और उसके अंदर वैल्यू रख के, और हमारा 1661 22 पदों का योग आ चुका है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन वही पिछला जो एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करवाया था, उसी प्रकार का यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन में अदर क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो आपकी जो ऑप्शनल प्रश्नवली है उसके अंदर यह क्वेश्चन दिया गया है। हम पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। यह आपका IMP क्वेश्चन है और हम इसका आंसर बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है n इक्वल टू 3 प्लस 4n हो तो प्रथम 2 पद ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रथम 2 पद ज्ञात करना है। तो यह क्या दिया गया है, सबसे पहले an इक्वल टू यह क्या है, तो दिया गया है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, यह क्या है, तो यह आपका है व्यापक पद। क्या है यह आपका सीरीज AP का व्यापक पद है, और व्यापक पद ही प्रत्येक पद का प्रतिरूप होता है। इससे ही मिलकर सारे पद बनते हैं। आप n की वैल्यू रखते जाइए, आपको पद जो है मिलते जाएंगे। कोई AP है, AP किस प्रकार से होती है, AP इस प्रकार से होती है, A1 A2 A3 A4 A5 से लेकर AN, इस प्रकार की आपकी AP होती है। और इसका जो पहला पद होता है, मैं इसे फाइंड करता हूं, पहला पद मतलब यहां पर n की वैल्यू है 1, n का मान है 1। जब हम यहां पर मान रखेंगे तो A1 इक्वल टू 3 धन 4 गुणित 1, तो कुल मिलाकर 3 धन 4 और 1, 4 एकम 4 और 4 और 3 हो जाते हैं 7। तो पहले पद का मान आ जाता है 7। इसी टाइप से आप दूसरे पद को फाइंड कीजिए A2 को फाइंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 2 रखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखी, तो हमारे पास इसके अंदर रखते हैं, यहाँ n की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो 3 प्लस 4 गुणित 2, तो 4 दूना यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 3 धन 4 दूना 8, और 8 और 3 हो गया 11। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पद भी आ चुका है। तो प्रथम 2 पदों की बात ही की जा रही कि 7 और 11। यदि यहाँ पर कह दिया जाए कि आप AP के 4 पद ज्ञात कीजिए, तो अब आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है। 7 के बाद अगला पद आपका 11 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आता है। तो नेक्स्ट पद आपका 15 आ जाएगा और नेक्स्ट पद फिर 19 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली आप AP लिख सकते हैं। आपकी जो AP होगी वह 7 11 7 4 11 4 15 4 19 इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। और प्रथम 2 पदों की कहे तो आपका यह प्रथम पद और ये दूसरा पद आप लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके अंदर आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया गया है, AP की बेसिक समझ भी पूछ ली गई है कि AP
के अंदर आप जानते हैं कि an क्या है, an एक व्यापक पद है। यदि इतना जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और यदि आपको वही रटाए की आदत है n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की, तो आप कंफ्यूज होंगे और इसके अंदर क्या करें आप थोड़ी सी सोच में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कि यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी हम आपके ऑप्शनल प्रश्नवाली से ही लेकर आए हैं, जिसमें कि ए 7 बी 23 और सी एक एपी में है। आपको एपी दी गई है, क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है। एपी कैसी है, एपी दी गई है, एक ए है, फिर नेक्स्ट टर्म आपकी 7 है, फिर नेक्स्ट टर्म आपकी बी है, फिर अगला पद आपका 23 है और उसके बाद सी है। इस प्रकार से यह एपी आगे की तरफ बढ़ रही है। हम जानते हैं कि हमारी जो एपी होती है उसका व्यापक रूप होता है। एक एपी का व्यापक रूप को हम इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं, पहले हम इसे लिख लेते हैं क्योंकि इसकी बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आपकी दोनों एक्सरसाइज में दोनों प्रश्नवली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह अगर आपको समझ में आ गई बात तो आप मान के चलिए कि आप हर सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो हम व्यापक रूप को कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यह हमारा व्यापक स्वरूप है। अब हम इस व्यापक स्वरूप से एपी की तुलना कर देते हैं। यह हमारा जो व्यापक स्वरूप है इसके इक्विवेलेंट हम इस एपी को मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एपी की तुलना एपी के व्यापक रूप से करते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, कर देते हैं। तो व्यापक स्वरूप से जब हम तुलना करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा कि ए की जगह हमारा ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए की जगह हमें ए ही मिल रहा है। और ए प्लस डी की जगह, ए प्लस डी की जगह हम लेते हैं 7 को। और ए प्लस 2d की जगह, ए प्लस 2d की जगह हम ले लेते हैं b को। और ए प्लस 3d की जगह, ए प्लस 3d की जगह ले लेते हैं c को। बस इतना ही पर्याप्त है। 23 को, c नहीं है सॉरी 23 है। और हमारा a प्लस 4d इक्वल टू c आ जाएगा। तो a प्लस 4d इक्वल टू c आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी तुलना हमने व्यापक स्वरूप से कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि व्यापक स्वरूप ही है, ये इसके इक्वल ही है। ये अलग फॉर्म में है, ये अलग फॉर्म में है, लेकिन इसी का ही स्वरूप यह है। तो हमने a इक्वल टू ए रख लिया। सेकंड पद को हम a प्लस डी लिखते हैं जो कि 7 दिया गया है। a प्लस 2d को हम b लिखते हैं, a प्लस 2d को हम b लिख सकते हैं। और a प्लस 3d को हम 23 लिख सकते हैं। और a प्लस 4d को हम c लिख सकते हैं। हमने व्यापक स्वरूप से इसकी तुलना कर दी। तुलना करने के बाद हम इनको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। फिर से अगेन इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 और यह इक्वेशन नंबर 5 है। अब इनका यूज हम करके आगे बढ़ते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। किस समीकरण से किस समीकरण को घटाया जाए, जोड़ा जाए कि हमें एक एक करके ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हमें चाहिए डी की वैल्यू। क्यों ना हम दूसरी समीकरण और चौथी समीकरण का यूज करें। दूसरी समीकरण के अंदर भी a प्लस डी, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और d निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 और 2 से हम पहले लिख देते हैं समीकरण 4 और 2 से। ठीक है, समीकरण 4 एंड 2 से 4 और 2 का मैंने पहले यहाँ पर
उपयोग किया, तो 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो 4 माइनस 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 से, क्योंकि हमें a को कैंसिल करना है, तो 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस d, a प्लस d इक्वल टू 23 माइनस 7 ऐसा लिख सकते हैं। और इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, a प्लस 3d माइनस a माइनस d इक्वल टू 23 में से 7 माइनस होते हैं तो बचते हैं हमारे पास 16, और a से हमारा a कैंसिल होता है यहाँ पर, और 3d में से 1d माइनस हुआ तो प्लस का 2d बराबर 16, और यहाँ पर d की वैल्यू निकल कर आ जाती है 16/2, तो d बराबर आ जाता है 8। d का मान हमारे पास आ चुका है 8। अब d बराबर 8 का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख के और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, a का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। समीकरण 2 का हम यूज कर लेते हैं। समीकरण 2 हमारी क्या है, हम सब a प्लस डी बराबर 7। समीकरण 2 है हमारी समीकरण सेकंड से, सेकंड है हमारी a प्लस डी इक्वल टू 7, और हमें जो प्राप्त हुआ है d का मान वह है 8, तो a प्लस डी बराबर 7 में d बराबर 8 रख देते हैं, से d बराबर 8 रखने पर, d बराबर 8 रखने पर, ठीक है, यह मान हम इसके अंदर रख देते हैं। तो d का मान हम 8 यहाँ पर पुट करते हैं इसके अंदर, तो a प्लस 8 बराबर 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 8, तो a इक्वल टू आ चुका है -1। आपके पास d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब आप सब कुछ फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। अभी हमारे पास a, b और c तीनों वैल्यू प्राप्त करना बाकी है, तो a की वैल्यू a के बराबर है, तो यह तो निकल गई a की वैल्यू। अब a प्लस डी बराबर 7 है, a की वैल्यू निकलकर आ चुकी है -1। अब b और c बाकी है, तो b और c के लिए b कहाँ है, a प्लस 2d बराबर b, यहाँ पर दिया है a प्लस 2d बराबर b। फिर से देख लेते हैं एक बार अगेन, a प्लस 2d बराबर b, तो a प्लस 2d बराबर b के अंदर a और d की वैल्यू रख देते हैं। d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी 8, और a की वैल्यू आ चुकी है -1, तो a की वैल्यू रख दी -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू b, तो -1 प्लस 8 दूना 16 बराबर b, तो b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 15। ठीक है, यह आ गई आपकी b की वैल्यू। अब बचता है हमारे पास c। ठीक है, c की वैल्यू निकालना है, तो c के लिए किस इक्वेशन का यूज करते हैं, जहां पर c है, c हमारा 5वीं इक्वेशन में है, a प्लस 4d इक्वल टू c, a प्लस 4d इक्वल टू c, तो a की वैल्यू है -1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू c, तो -1 प्लस 8 चुकू 32 बराबर c, तो c बराबर आ जाएगा प्लस का 31, तो यहाँ पर आ चुकी है c की वैल्यू प्लस की 31, तो हमें फाइनली वैल्यू मिल चुकी है a, b और c तीनों की। तो यह आपकी c की है, यह आपकी b की है, और यह आपकी d की वैल्यू है। हमारे पास a यहाँ पर a के इक्वल ही था, तो a की वैल्यू यह है। कुल मिलाकर जो वैल्यू हमारे पास आई है उसे आप यहाँ पुट करके एक AP के फॉर्म में देख सकते हैं, और d बराबर आपको 8 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और यह आपकी ऐच्छिक ऑप्शनल प्रश्नावली से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह आपकी लास्ट ईयर की क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार का हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने दो पदों को ज्ञात किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था, और इससे पहले हमने 4 पदों को ज्ञात किया था और अब यहाँ नए पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ए एन वही है, ए एन का टाइप वही है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद 3 + 2n से दिया जाता है। हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 24 पदों का योग ज्ञात करना। 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हम जानते हैं कि हमें किसी भी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए या तो ए की आवश्यकता होती है, साथ में एन की आवश्यकता होती है, लास्ट पद या प्रथम पद हो और पदों का नंबर हो। या तो ये 3 राशियां हमें पता हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं उन पदों का योग, या फिर a + n - 1 × d वाला फार्मूला यूज करें तो a और d की वैल्यू के साथ n की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वो सभी राशियां फाइंड करना होगी जिनकी आवश्यकता यहाँ पर हमें लगेगी 24 पदों का योग ज्ञात करने में। तो सबसे पहले हम an का यूज करते हैं और लिखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है हमें an = 3 + 2n। यह आपका क्या है? व्यापक पद है। क्या दिया है? ये एक तरह का आपका व्यापक पद है और हम जानते हैं कि किसी भी एपी का व्यापक पद एनवा पद होता है, जिसे हम एनवा पद के रूप में जानते हैं, वही हमारा व्यापक पद होता है और उसी से आपकी एपी के बाकी सारे पदों का मान निकलकर आता है और वही उनका प्रतिरूप भी होता है। तो यह व्यापक पद है। व्यापक पद के अंदर हम n का मान 1, n का मान 2 इस प्रकार से रखते जाएंगे और हमें पदों का नंबर के साथ में वो पद मिलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर n = 1 ले लेते हैं। जब हम n बराबर 1 लेंगे, ठीक है, n बराबर हमने 1 लिया, देन क्या आएगा? a1 का अर्थ है कि आपका a का मान, पहले पद को ही हम a कहते हैं और a1 कहते हैं, ठीक है। तो यहां से इसमें मान रखते हैं 3 + 2n, तो 3 + 2 × 1, n की वैल्यू 1 रख दी। यहां पर इससे तुलना कीजिए, n की जगह 1 है, 3 है, 2 है, n की जगह अगेन 1 है। फाइनली इसको लिखें तो 3 + 2 और फाइनल ये आ जाता है 5। तो हम लिख सकते हैं a1 बराबर आ चुका है 5, ठीक है। n बराबर 1 लेने पर आपका a1 की वैल्यू आती है 5, मतलब पहला पद आपका आ जाता है 5। इसी प्रकार से हम लेते हैं n बराबर 2। जब n बराबर 2 लेंगे तब क्या आएगा? देखते हैं a2। अब यहाँ हमने लिया n की जगह 2, मतलब हम बात कर रहे हैं दूसरे पद की। तो यहाँ पर 3 + 2 × 2, n की जगह 2 रख दी, तो यहाँ पर 3 + 2 × 4 और 3 हो गया यहाँ पर 7। तो कुल मिलाकर a2 का मान आ जाता है 7। पहला पद हमारा 5, दूसरा पद आ जाता है 7। इसी प्रकार से तीसरा पद भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो n बराबर 3, देन क्या आएगा? तब आएगा, हम लिख सकते हैं a3 = 3 + 2n, 2 × n की वैल्यू अब है 3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीसरे पद के मान की। तो तीसरे पद का मान निकालने के लिए n की वैल्यू हम 3 रखेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर 3 + 3 × 6 और कुल मिलाकर हो गया 9। तो एक पद आपका 5 आया, उसके बाद वाला पद आपका 7 आया और उसके बाद वाला पद आपका 9 आया। आप क्या समझ रहे हैं इससे? आप ये समझ रहे हैं कि आपकी एपी 5 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वाला पद 7 है और उसके बाद वाला पद 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एपी बना लेते हैं कि फाइनली एपी क्या प्राप्त होती है? एपी प्राप्त होती है, पहला पद 5 है,
अगला 7 है, अगला 9 है, तो अगला 11 आएगा और अगला 13 आएगा, और इस प्रकार से हमारी एपी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये एपी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर ए बराबर क्या है? ए बराबर है 5 और डी बराबर क्या है? 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और फाइंड क्या करना है वह भी देख लेते हैं। 24 पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पदों का। तो 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला है वह एसएन का है। ठीक है, पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा रहता है एसएन। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पहला पद और अंतिम पद यदि दिया हो तो a प्लस n/2 a प्लस l का फार्मूला या an वाला यूज करेंगे, और यदि लास्ट वाला टर्म नहीं दिया गया है तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। 2 ही फार्मूले हमारे पास बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है? n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब आपके लिए n 24 है। n बराबर है 24, यहाँ रख दीजिए s 24 बराबर 24/2 और 2 इंटू a का मान है 5 प्लस 24 माइनस 1 और d का मान है 2। इसे पुट कर दिया, अब सॉल्व कर देते हैं। तो यह हो गया आपका 12, यहाँ 5 दूना 10, 24 में से 1 गए तो 23 गुणित 2, और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 12 10 धन 23 दूना होता है 46, और यहाँ पर 12 और 46 और 10 होते हैं आपके 56। अब 56 में कर दीजिए 12 का गुणा। हम 12 का गुणा 56 में करते हैं तो 12 छंके 72 का 2 कैरी हमारा 7, 12 पंजे 60 और 7 67, तो ये हो गया 672 फाइनली आंसर। कुल मिलाकर आंसर में हम लिखेंगे S24 इक्वल टू 672। यह हमारा फाइनली उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह आपकी हर बुक में मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या आप सीबीएसई के अंदर कोई अदर बुक पढ़ते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन इस एपी के बेस हैं, और इसी बेसिक को लेकर हर क्वेश्चन बनाया गया है। ये मान के चलिए कि ये अंतिम बेस है और पहला बेस है। ठीक है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है। या आपको फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो दिया गया है ये व्यापक पद दिया गया है। हम एपी को a प्लस n-1 इंटू डी जो हमारा होता है वह होता है व्यापक पद। ठीक है, जो यहाँ पर हमने यूज करते हैं इसके अंदर a प्लस n-1 इंटू डी, एक को अलग हटा के यह व्यापक पद का ही स्वरूप होता है, उसी को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पर एपी बना लिए, इसलिए ये हमने इस फार्मूले का यूज यहाँ पर कर लिया, और पहले हमारे यहाँ पर एपी नहीं थी, इसलिए इस व्यापक स्वरूप का उपयोग करते हुए हमने पहला, दूसरा और तीसरा पद फाइंड किया, एपी बना ली, और फिर हमारा वही व्यापक पद वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से इसे हम हल करते हैं। चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिए गए हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब आपको 6 से भाग जिनके अंदर चला जाए, जिन संख्याओं में, वे संख्याएं सब लेना है, और ऐसे संख्याओं के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे 40 से विभाज्य है।
6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, उसके बाद क्या दिया है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं आप बताइए। ये आपकी एपी है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, ये आपकी एपी है। ठीक है, ये आपकी एपी रहेगी। तो एपी क्या होगी, आपकी एपी होगी यहाँ पर 6 से विभाजित। 6 से विभाजित मतलब आपका -12 भी 6 से विभाजित हो जाता है, आपका -6 भी 6 से विभाजित हो जाता है, लेकिन शर्त लगा दी हो गई धन पूर्णांक की, मतलब आपको धनात्मक संख्या लेना है। तो अब आप सीधे धनात्मक पे आ जाइए। धनात्मक आपके स्टार्ट होती है 6 से, उसके बाद अगला नंबर आएगा 12 का, उसके बाद अगला नंबर आएगा 18 का, उसके बाद अगला नंबर आएगा 24 का। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई एपी बन गई है। अब ऐसी एपी के 40 नंबरों का हमें योग करना है। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू हमें 6 दी गई है, डी की वैल्यू भी 6 ही होगी, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 18 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 40, क्योंकि हमें 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इन सबको उठाकर हम एस एन के फार्मूले में पुट कर देते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला है। n का मान 40, यह रख दिया 40 बटे 2, 2a का मान 6 है, प्लस n का मान 40 है, -1 d का मान 6 है। इसे सॉल्व कर देते हैं तो यह हो गया आपका 20, और यहाँ पर 6 दूना 12 धन 40 में से 1 गए 39 गुणित 6। अब यहाँ पर बोर्ड मास के रूल का यूज करते हुए पहले गुणा करते हैं। तो 12 धन 39 छके 40 छके होते हैं 4 छके 24, 240, 240 में से 6 कम हुए तो 234 बच जाएंगे। ठीक है, 6 नमक 54 और 6 × 18 और 5 23। अब इसे और सॉल्व कर देते हैं। तो एस एन, यहाँ पर एन की जगह अब आपका आ जाएगा एस 40, तो यह आपका चल रहा है एस 40 पदों का योग। तो एस 40 बराबर क्या आया यहाँ पर 20 गुणित 234 और 12, इन दोनों को यदि टोटल करें तो 34, 10, 44 और 46, 246। ठीक है, एस 40 इक्वल टू, इसमें गुणा करते हैं 1 0, 6 दूना 12 की 2 और 4 दूना 8 और 1 9 और 2 दूना 4। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 246, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4। फाइनली आपका आंसर आ चुका 4920 आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं और लगभग इसी प्रकार के या यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव में ये हो सकता है कि 4 से विभाज्य हो, 22 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का कोई परिवर्तन क्वेश्चन में करने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अब फाइनल क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हम मोस्ट आईएमपी आपके जो ऑब्जेक्टिव है और खालिस्तान है 1 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 13वां नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा उसी पैटर्न का सवाल है लेकिन पलट दिया गया थोड़ा सा। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो हम एपी बना सकते हैं। क्या दिया है हम जानते हैं या लिखेंगे 8 के प्रथम 15
गुणज ये आपके एपी में होंगे। ठीक है, ये आपकी एपी होगी। तो 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब आप एपी में लिख सकते हैं 8, 8 के टेबल 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 15 है तो आप टोटल करने ना बैठिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास फार्मूला है। आप सीधे सीधे ए की वैल्यू निकालिए। ए बराबर 8, डी बराबर 16 में से 8 गए तो 8 बचे और एन बराबर आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यह हो गया 15। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, एस 15 एन की जगह आप 15 रख दीजिए, तो यहाँ 15/2 हो गया। 2 ए का मान है 8, ये रख दिया, प्लस 15 ऋण 1 और डी का मान है 8। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 15/2 इसमें अगर भाग देंगे तो आपका दशमलव में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा रुकना होगा। 8 दूना 16 धन 14 गुणित 8। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। 15/2 और 16 धन 14 अठे कितने होते हैं, तो 14 अठे होते हैं 112। 8 चौको 32 और 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, तो एस 15 बराबर 15/2 अभी और रुकते हैं इस 2 के लिए, गुणित 112 और 16 को ऐड कर लेते हैं। 112 और 6 118 और 10 128, तो यह हो गया 128। अब 2 से डिवाइड इसे कर दीजिए, तो यह आपका हो गया 64। तो एस 15 बराबर 15 गुणित 64। अब इसका गुणा कर दीजिए और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 64 दूना 128 होता है। ठीक है, 15 चौको 60 और 15 छक्के 90 और 6 96, तो 960। फाइनली ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से यह हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और इसके बेसिक में कुछ छूट गया है वो सब वापस रिवाइज कर लेंगे, और पूरी एक्सरसाइज मान के चलिए कि रिवाइज वापस से होने वाली है। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर पूरी अपनी प्रश्नावली जितनी भी हमने पढ़ी है एपी, उसके सारा सार यहाँ पर निकल कर पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, देख रहे हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।